नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं सुनिए साहब। एक बार फिर मैं आ गया हूं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिनका वास्ता आपसे है, सरकार के उन फैसलों से है जो सीधे आप पर असर डालते हैं। ऐसा ही एक फैसला है जिला पुनर्गठन आयोग का। यूं तो इसे मोहन सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में नए जिले बनाने की मांग उनके पास आ रही थी। लिहाजा सीएम ने ऐसा रास्ता अपनाया कि अब करीब 2 साल तक कोई नया जिला बनने के आसार नहीं है। अब ये तो हुई बात पहली खबर की, तो दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे सरकार सांची के दूध से मुनाफे की मलाई निकालने की कोशिश कर रही है। एमपी के ब्रांड सांची का दुग्ध संघों के प्रबंधन को सरकार ने लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिस पर सियासत भी हो रही है। तो सुनिए साहब में ऐसे 2 मंत्रियों की भी चर्चा करेंगे जो राजनीति में नई मिसाल पेश कर रहे हैं और कैसे अपने मूल्यों पर टिके हैं। तो जिन तीनों खबरों की हमने बात की, उनमें से पहली खबर होगी मोहन का मास्टर स्ट्रोक, दूसरी खबर होगी सांची के आएंगे अच्छे दिन, और तीसरी खबर होगी मंत्री हो तो ऐसे। तो चलिए हम इन खबरों को बारीकी से आपको बताते हैं। चलते हैं पहली खबर पर। तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। निर्मला ने इसके पीछे बीना के समग्र विकास के लिए बीना को जिला बनवाने की अपनी मंशा बताई थी। निर्मला के आसपास ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत भी भाजपा में आ गए थे। रावत ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र विजयपुर के विकास का सपना बताया था। लोकसभा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद रावत ने कांग्रेस से टिकट से जो जीत मिली थी उनको विधायकी की, उससे इस्तीफा देकर नए सिरे से चुनाव उतरने की बात भाजपा को बताई और अब वो चुनाव की तैयारी है वहाँ पर। निर्मला सप्रे अभी भी तकनीकी तौर पर कांग्रेस की विधायक बनी हुई हैं। वे कहती रही हैं कि जब तक बीना जिला नहीं बन जाता वे अंतिम निर्णय नहीं लेंगी। उनकी जिद को पूरा करने बीना को जिला बनाने की तैयारी भी शुरू हुई। तो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पड़ोस के जो बीना के पड़ोस का जो है खुरई, उसको जिला बनाने का ऐसा राग छेड़ा कि खुरई बंद की हुंकार आने लगी। बीना और खुरई की खींचतान ऐसी मची कि निर्मला की मांग पर मुख्यमंत्री ने बीना में आयोजित लाडली बहना राशि वितरण कार्यक्रम में बीना को जिला बनाने की बात तो कही, लेकिन संपुट लगाकर। यह संपुट था इसी दिन प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग बनाने की घोषणा। तो ये थी पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश के नए बने जिला पुनर्गठन आयोग की। इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही कदम है जिसके लिए कहा जाता है कि सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे, या एक तीर से कई निशाने साधना। 16 कलाओं के ज्ञाता श्री कृष्ण के भक्त मोहन यादव ने कृष्ण कन्हैया की ही तरह ये कूटनीतिक दांव खेला है। इसके पीछे सियासी मायने तो हैं ही, प्रशासनिक दृष्टि से भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस थानों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण कराकर उन तक लोगों की पहुंच आसान बनाने का जो सफल प्रयोग मोहन यादव ने किया था, अब उसको आगे बढ़ाकर वो जिलों की सीमाओं के नए सिरे से निर्धारण करने का बीड़ा उठा लिया है उनने। तो इसकी पड़ताल तो भी बिल्कुल होनी ही चाहिए। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी, या अभी तक क्यों नहीं इस बारे में सोचा गया तो यह हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई पिछली सरकारें। तो चलिए अब इसके राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू को समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है निवाड़ी जिला। आज़ादी के बाद से भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती पार्टी कभी भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी। टीकमगढ़ जिले से लगभग 72 किलोमीटर दूर स्थित निवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा कर भाजपा ने 2013 के चुनाव में पहली बार यहाँ जीत हासिल की और तब से लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है। इस सियासी फायदे के अलावा निवाड़ी को साल 2018 में जिला का दर्जा मिला, लेकिन कलेक्टर कार्यालय आज भी निवाड़ी का एक स्कूल है उसमें लग रहा है। कलेक्टर के साथ एसपी भी वहीं पर बैठ रहे हैं, बाकी अधिकारी भी वहां बैठ रहे हैं। इनका जो निवास स्थान है वो निवाड़ी से दूर ओरछा में है। ओरछा में कोई रेस्ट हाउस में रुका हुआ है, कोई होटल में रह रहा है, इस तरीके की स्थितियाँ वहाँ पर हैं, क्योंकि निवाड़ी जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर अभी तक कोई सुविधाएँ ही विकसित नहीं हो पा सकी। निवाड़ी के सफल राजनीतिक प्रयोग के बाद 2023 के चुनाव के समय आनन फानन में तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र मऊगंज को चुनावी फायदे को देखते हुए जिला बनाया गया। मैहर भी इसी वजह से जिले का तमगा मिला मैहर को। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का किला भेदने इस जिले को तोड़कर पांढुर्णा को नया जिला बना दिया गया। इसके साथ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई 55।
हालिया इतिहास में झांके तो विधानसभा चुनाव के समय ही नए जिले बनते रहे हैं। 2003 में अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर जिला बने, तो 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली, 2013 में आगरमालवा को जिले का दर्जा मिला, 2018 में निवाड़ी का तो हम बता ही चुके हैं। वहीं नए बने पांढुर्णा जिले में इस आयोग के गठन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की क्या राय है, वो आपको सुनाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक तो आनंद फानन में पांढुर्णा को जिला बनाया और इतने जल्दी परिसीमन आयोग का गठन आपने करके पांढुर्णा को फिर समाप्त करने की बात खबरें चल रही है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे तो यह लगता है कि आयोग का जो गठन हो रहा है वो हमारे पांढुर्णा जिले के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। मुझे यह लगता है कि पांढुर्णा विधानसभा, सौसर विधानसभा और इसके साथ में चौरई विधानसभा भी ऐड होगी और भविष्य में पांढुर्णा हमारा सिर्फ जिला नहीं बल्कि लोकसभा भी बन सकता है। तो सुना आपने पांढुर्णा के विधायक और वहां की जो भाजपा जिलाध्यक्ष की क्या राय है। अब आगे बताते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद से हर विधानसभा चुनाव ने प्रदेश में नए जिले बनवाए हैं। इसका सियासी फायदा भी होता रहा, तभी तो जगह जगह से जिला बनाने की मांग लगातार उठती रही है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही हो या शिवराज सरकार, सभी इससे जूझते रहे। बीना की निर्मला सप्रे इसका उदाहरण है ही। बस इसीलिए जिला पुनर्गठन आयोग बनाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक झटके में ऐसी मांगों पर विराम लगा दिया। अब जिसे मांग करनी है वो आयोग के पास जाए, आयोग के सामने अपनी मांग रखे, अपने तर्क दे, अपनी दलीलें दे और साबित करे कि उनके ब्लॉक या तहसील को जिला क्यों बनाया जाए। रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाला ये आयोग 1 साल में अपनी रिपोर्ट देगा। इसका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि इसका जो आदेश जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए मानकर चल दें कि अगले विधानसभा चुनाव की आहट से पहले आयोग जिलों के पुनर्गठन का खाका खींच ही लेगा। तब तक सियासी दबाव से सरकार मुक्त होकर विकास के अपने जो फैसले हैं वो ले सकेगी और बार बार जो मेरा जिला बना दो, ये जिला बना दो, वो मांग सरकार को अब झेलनी नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा काम आयोग के सुपुर्द कर दिया मुख्यमंत्री ने। अब देखते हैं जिलों का पुनर्गठन क्यों जरूरी है। तो इसे पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से समझा जा सकता है। बुधनी का जो जिला मुख्यालय सीहोर से दूरी करीब 106 किलोमीटर है, जबकि यह पड़ोसी जिले नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद कहा जाता था, वहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। यानी बुधनी का निवासी जो बुधनी में रहता है वो यदि चाय पीनी हो उसको तो होशंगाबाद जा सकता है, नर्मदापुरम, लेकिन उसको यदि मेरे जिले का कोई काम है तो उसको 106 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सागर से बीना की दूरी 70 किलोमीटर है। नर्मदापुरम से पिपरिया की दूरी भी लगभग 70 किलोमीटर है। तो बैतूल से सालबर्डी 120 किलोमीटर दूर है। पुनर्गठन के बाद जिलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण होगा, तो कुछ जिले निश्चित तौर पर खत्म होंगे तो कुछ नए जिले भी इससे बनेंगे। जिलों का नए सिरे से निर्धारण अपनी जगह, बीते 20 साल में प्रदेश में 10 नए जिले तो बना दिए गए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए बनाए गए इन जिलों में नए ऑफिस, कॉलोनी और अन्य साजो सामान जुटाने में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। कई जिलों में तो अभी तक सभी दफ्तर ही नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में जिलों की समस्या के निदान का एक आसान उपाय भी हो सकता है, जिससे नेता भले ही सहमत ना हो, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, जनता जरूर इससे राजी हो सकती है। तो ये उपाय ऐसा हो सकता है कि क्यों ना जिला कलेक्टर ही ऐसा कोई रोस्टर बना लें कि महीने में किसी खास दिन पूरा कलेक्टर कार्यालय किसी दूर दराज वाले कस्बे या शहर में जहां उनको उचित लगता है वहां पर लगे। एक दिन वो अपने कलेक्टर कोर्ट वहां पर चलाएं। जो भी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय में लोग उनसे मिलने आते हैं, उसके उनके घर जाकर, उनके शहर में जाकर, उस कस्बे में जाकर उन समस्याओं को सुने, उनका निदान कराएं। आखिर किसान या किसी आम आदमी को कलेक्टर कार्यालय साल भर में कितनी बार जाना पड़ता है? विचार कीजिए, अगर कोई व्यक्ति कितनी बार जाना पड़ता है उसको वहाँ, शायद 1 बार 2 बार, इससे भी कम। उससे ज़्यादा प्रशासनिक काम जो है पंचायत या तहसील स्तर पर भी वो अपने निपटा लेता है। ज़्यादातर अधिकारी उसके काम के वहीं मिल जाते हैं। गुड गवर्नेंस की इस पहल के दूसरे लाभ भी हो सकते हैं। वैसे भी आजकल खसरे की नकल से लेकर प्रमाण पत्र तक सरकार ऑनलाइन ही दे रही है। तो सुनिए साहब, क्यों ना जिलों का आर्थिक और प्रशासनिक भार प्रदेश पर क्यों डाला जाए नए जिलों का, जब डिजिटल जिला और कलेक्ट्रेट ऑन व्हील से काम सुगम और सरल हो सकता है।
तो आइए समझते हैं इस मसले को। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे जी। तो ब्रजेश चौकसे जी से समझते हैं, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, वो भी जिलों तक जाते रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर, और रिपोर्टिंग के लिहाज से भी खासा उन्होंने इन चीज़ों को देखा है। तो ब्रजेश जी, जो ये जो नया जिला पुनर्गठन आयोग बना है, तो वाकई में इसकी ज़रूरत तो ऐसे दिखाई दे रही थी, जिस तरीके का हमने बुधनी का उदाहरण दिया या दूसरे उदाहरण दिए। तो बार बार जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जिले बनते हैं, उसकी जगह क्यों ना एक बार पुनर्गठन करके सारे जिलों को नए सिरे से बना दिया जाए, और उसके बाद जो है एक लॉक लगा दिया जाए कि दोबारा अब नया जिलों का निर्माण इतने साल तक नहीं होगा। ये बात सही है, और जो आपने रिपोर्ट में दिखाया है प्रभु जी कि पुनर्गठन आयोग जो बना है उसकी ज़रूरत तो महसूस होने लगी थी, क्योंकि लंबे समय के बाद जब आबादी आपकी बढ़ती जाती है तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो जाती है। और जो बना है, क्योंकि आप राजनीतिक हिसाब से जिस तरह से ज़िले बनाने लगे हैं, उससे एक आर्थिक बोझ भी आपकी सरकार पर पड़ता है। आपने खुद उदाहरण बताया, निवाड़ी हुआ, मऊगंज हुआ, मैहर हुआ, पांडुना हुआ, ये सब सियासत के नज़रिए से ज़िले बनाए गए थे। इनकी आवश्यकता वैसी नहीं थी। जो आपने सुझाव दिया कि वो गुड गवर्नेंस का भी उदाहरण है कि आप लोगों के द्वार तक पहुंचिए, सरकार दरवाजे अधिकारियों से आया वही सुझाव है, तो दरवाजे तक पहुंचिए। लोगों को आने की क्या जरूरत है? यदि रायसेन जिला है, बरेली सर्वाधिक दूर है, तो बरेली में 1 दिन लगा है, 8 दिन में आप निर्धारित कर लीजिए, 5 दिन आपको मुख्यालय से बाहर रहना, काम वही करिए। तो इससे आप बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था दे सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, सरकार का अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार थी, एक झटके में उन्होंने कहा कि 19 जिले बनाएंगे हम। नई सरकार आई, वो उनको जिले बना दिए गए, उनको शहरों में तब्दील कर रही है। तो आप एक आयोग बना दीजिए, एक निर्धारित मापदंड तय कर दीजिए, क्योंकि ये राज्यों का अधिकार है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो राज्यों का अधिकार है कि इस मापदंड पर खड़े बैठेंगे आप तो आपका जिला बन जाएगा, अन्यथा हम किसी एक सीट जीतने के लिए जिला नहीं बनाएंगे, इससे आर्थिक बोझ पड़ेगा, प्रशासनिक जो आप कह सकते हो छोटे जिलों से बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन उनका एक दायरा होना चाहिए, 50 से 100 किलोमीटर के अंदर हो, 15 लाख की आबादी हो। हमने देखा, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ में 9 लाख पर एक जिला है। हम यदि हरियाणा की बात करें तो 13 लाख पे, मध्य प्रदेश के यदि पिछले आंकड़े देखें हम तो 15 लाख पर एक जिला है। तो निश्चित तौर पर इस हिसाब से मध्य प्रदेश में 52 से 55 जिले होना चाहिए, जो बेहतर है। अब दूरी का आकलन कर लीजिए आप, जो गलत तरीके से है, आबादी बढ़ती गई है, भोपाल मंडीदीप में शामिल हो गया, आप जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा मंडीदीप कब आ गए। बुधनी का आपने उदाहरण ही दिया, तो मंडीदीप क्यों ना भोपाल में शामिल होना चाहिए, यदि उसको रायसेन जाना है तो। इसी तरह से आप वो समायोजित कीजिए जो आपने थानों की व्यवस्था की थी, कि थाने इतनी दूरी पर होना चाहिए, किस क्षेत्र में। मालूम चला कि थाना आपका 15-20 किलोमीटर है, कोई घटना घट जाती है तो पहला मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया था कि थाने नजदीक होना चाहिए, तो थानों की सीमांकन हुआ। तो अब जो जिलों की सीमांकन हो जाएगा, कुछ जिले जो राजनीतिक मजबूरी कहें या सीट जीतने के लिए क्या, वो खत्म हो जाएंगे, तो ये बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन जो आपने कहा कि एक आपको मापदंड तय कर देना चाहिए, कि ये नहीं है कि अगली सरकार आएगी वो सियासत के अनुसार, आप भी निर्णय ले लें सियासत के अनुसार, तो ये ना हो। बेहतर है, ये आपका सुझाव भी बेहतर है और सरकार की पहल भी बेहतर है कि आप जिलों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए, ताकि आबादी लगातार बढ़ गई है, 8 करोड़ की आबादी लगभग आपकी हो गई है। तो मतलब ये एक मास्टर स्ट्रोक इसको मोहन सरकार का माना जा सकता है, मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर आप देखिए, अधिकारियों यदि आप जिले ज़्यादा बनाएंगे तो आज की तारीख में आपके पास एमपी में ही 1 करोड़ पर 52 अफसर हैं, IAS अफसर, तो उनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। उन अफसरों की भी आप पूर्ति कैसे करेंगे? आपने खुद ही बताया कि यदि निवाड़ी आपने बना दिया है तो रह कहाँ रहे हैं आप, कितनी दूर, 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर अधिकारी रह रहे हैं, तो फिर उससे भी फर्क पड़ता है ना, वो कब आएंगे कब जाएंगे। तो चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चर्चा करने चलते हैं। तो जो हम दूसरी खबर पर चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा ही कुछ उबाल आया हुआ है। जैसे दूध में उफान आता है, उस तरीके का ये उबाल चल रहा है। आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त अमूल और नंदिनी दूध के बीच में चला हुआ विवाद तो याद होगा ही। अब ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में बनती दिख रही है, या यूँ कहें कि कर्नाटक जैसा नाटक प्रदेश में शुरू हो गया है। अब ये नाटक कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो भी हम समझा देते हैं। दरअसल मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश के जो दूध का ब्रांड है सहकारी क्षेत्र का सांची, उनके दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को देने का फैसला किया है। सरकार की कोशिश सांची के दूध से मुनाफे की मलाई निकालने की है।
खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया है कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाकर किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए ही राष्ट्रीय बोर्ड से करार किया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस कार्य के उद्देश्य से सहकारिता अधिनियम में जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी साफ किया है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा और ये सांची ब्रांड ही रहेगा, इसका नाम भी नहीं बदला जाएगा, यानी इसके नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अपना प्रयास रहेगा कि दोनों प्रकार से हम बढ़े, हमारा दूध उत्पादन भी बढ़े, दूध की कोऑपरेटिव का काम भी बढ़े, लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी को कोई वीआरएस नहीं देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, उनको अपने इसके संघ के साथ जोड़ के रखेंगे। और दूसरा जो हमारा ब्रांड सांची है, वो सांची ही ब्रांड रहेगा, कोई ब्रांड बदलने वाले नहीं। इस ब्रांड की अपनी कीमत, इसकी वैल्यू, लोगों का आत्मा जुड़ी, तो सांची ब्रांड ही रहेगा, सब साथ रहेंगे और हमारी क्षमता डबल करेंगे। इस प्रकार से इसको काम करने के लिए सरकार ने अपने बलबूते पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू किया। तो सुना आपने मुख्यमंत्री को। अब बताते हैं मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में दूध का जो कुल उत्पादन है वो 9 से 10% होता है, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा, यानी हम देश में दूध उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में इसे दोगुना करने का है, जिसका खाका अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि राज्य में दूध उत्पादन में दिक्कत क्या है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने ये कवायद कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से महज 2% दूध का संकलन होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी कलेक्शन 10% है। प्रदेश में बीते 5 सालों में ज़्यादातर दुग्ध संघों में दूध के विपणन में कमी आई है। लिहाजा सरकार का दावा है कि एनडीडीबी के आने से राज्य में दूध उत्पादन में काफ़ी सुधार होगा। अब इस फैसले को लेकर हो रही सियासत को भी जान लेते हैं। विपक्ष को सरकार के इस फैसले से ऐतराज है। उसे लगता है कि ये सांची को अमूल को देने की बैकडोर प्लान है, यानी सांची ब्रांड जो है उसको अमूल के हैंडओवर करने का प्लान है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश का सांची, जो कि एक सफल मिल्क ब्रांड है, जिस पर प्रदेश की जनता को विश्वास है, और यही सांची दूध जो हर घर तक पहुंचता है, उसे बहुत दिनों से अमूल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। विवेक तनखा ने आरोप लगाया कि ऐसा ही प्रयास गुजरात सरकार ने कर्नाटक में भी किया था। तब कर्नाटक चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। ये बात हमने शुरुआत में ही बताई थी। इतना ही नहीं, उस वक्त पहली बार तिरुपति बालाजी मंदिर में नंदिनी का दूध, जो कर्नाटक का ब्रांड है, उसके बजाय अमूल दूध का जो घी वो चढ़ाने की चर्चा होने लगी थी, जिसका खासा विरोध भी वहाँ पर हुआ था। अब उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश से सांची ब्रांड को गुजरात नहीं जाने दिया जाएगा। अगर सरकार ये हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इस मुद्दे पर संसद के साथ कोर्ट में भी जाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सांची जो मध्य प्रदेश का एक बहुत मिल्क प्रोडक्ट का एस्टैब्लिश ब्रांड है, मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश इस ब्रांड को ट्रस्ट करता है और ये ब्रांड घर घर तक पहुंचता है। उसको बहुत दिनों से अमूल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसका ऑपोजिशन करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं, और इस प्रकार का अगर टेक ओवर मध्य प्रदेश की सरकार परमिट करेगी तो ये गुजरात के सामने घुटना टेकना हो जाएगा। कांग्रेस कितना झूठ बोलती है, और विवेक तनखा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं, विवेक तनखा जी इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए, इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद, कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं, और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। तो सरकार प्रदेश में श्वेत क्रांति को लेकर कितनी आतुर है, इसकी वानगी आपको देखनी हो तो मुख्यमंत्री के भाषणों को सुनिए, जहां पर वो लगातार लोगों को कह रहे हैं कि सरकार जो दूध विक्रेता है उनको बोनस देगी, गौपालक यदि 10 से ज़्यादा गाय पालते हैं तो उनको सरकार अनुदान देगी, सरकार जो है दूध के विपणन को बढ़ावा देगी, जो दुधारू पशु हैं उसको लोग पालें, और जो आवारा पशु हैं जो छोड़ दिए गए, जो दूध नहीं देते, उसके लिए सरकार गौशालाओं की व्यवस्था करेगी। इसकी एक दूसरी वानगी भी हम आपको बताते हैं, वो है जब इस सांची ब्रांड को लेकर जब बैठक हो रही थी तो पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने
उसमें जो है कुछ अपने एतराज़ जताए थे, तो उसको लेकर उनको तत्काल हटा भी दिया गया। अब बाबरा इस पूरे फैसले पर पूरे मन से साथ नहीं थे। उनकी सोच थी कि सांची में जो फायदे में चल रहे बोर्ड हैं सांची के, जैसे भोपाल इकाई है, इंदौर इकाई है, इसको जस का तस रहने दिया जाए और ये जो नया प्रयोग शुरू करना है एनटीडीबी को देने का, ये जो है घाटे वाले बोर्ड से किया जाए। उनका ये तर्क भी था, ग्वालियर जबलपुर घाटे में है तो वहाँ से इसको शुरू कर लेते हैं। लेकिन सहकारिता के सिद्धांत और जो नई व्यवस्था जो है संचालन की आ रही है, उसके लिहाज से प्रमुख सचिव का सुझाव उचित नहीं पाया गया। स्वाभाविक तौर पर वो पूरे मन से इस काम को करना दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसलिए जो है इस कोशिश में सरकार को ये बदलाव करना पड़ा। अब ब्रजेश जी से जान लेते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। ब्रजेश जी, सांची का दूध मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश की शान घर घर पहुंचता है, उसको यदि बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कलेक्शन हो सके, क्योंकि देखो हमने भी बताया कि प्रदेश में जो दूध उत्पादन होता है उसका महज 9% ही सहकारी समितियों के जरिए इकट्ठा होता है, बाकी हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में जाता हो, बाहर चला जाता है। तो क्यों ना वो ब्रांड सांची मध्य प्रदेश का जो है उसके जरिए विपणन हो और मध्य प्रदेश के सांची ब्रांड की एक अलग इमेज बने। निश्चित तौर पर प्रभु जी, पहले तो ये कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। आपको याद होगा इस सरकार ने पहले ये कोशिश की थी कि अमूल से प्रबंधन के गुण लिए जाएं और सांची को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो उस दिशा में कदम उठाए। सरकार लगातार प्रयासरत रही है इसमें। लेकिन आप देखिए कि अमूल क्यों अपने प्रबंधन के गुण देगा, क्योंकि यदि वो गुण देगा तो निश्चित तौर पर कॉम्पिटिटर तो वही है सर्वाधिक उससे, और अमूल यहाँ से 4 लाख लीटर दूध लेता है प्रतिदिन, जबकि हमने आपके आंकड़ों में खुद ही बताया कि हम 10 लाख लीटर प्रतिदिन लेते हैं। हम तीसरे नंबर पे हैं राज्य में। दूध हमारी 2 इकाइयाँ बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ये जो सियासत हो रही है, मुझे लगता है वो गलत हो रही। अमूल का इससे कोई लेना देना नहीं। आप केंद्रीय बोर्ड को दे रहे हो आप, और केंद्रीय जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है प्रभु जी, जो कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। आप देखिए उसने कुछ करार हमने बनारस में देखा, उत्तर प्रदेश से किए, असम से किए, हाल ही में उड़ीसा से हुआ है 1400 करोड़ का करार। मध्य प्रदेश से 1500 करोड़ का करार हो रहा है। इससे क्या स्थिति बदलेगी? और जो कर्नाटक का आपने जिक्र किया, कर्नाटक की भी कुछ इकाइयों से करार हुआ है, महाराष्ट्र की भी इकाइयों से हुआ है, पंजाब की इकाइयों से करार हुआ है। ऐसे 49 प्रस्तावों पर अनुमोदन हुआ है जो हाल ही में हुआ है मध्य प्रदेश के साथ साथ। आप देखिए जिनसे पहले करार हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे राजस्थान की, असम की, वहां दुग्ध उत्पादन में डबल से तिबल गुना बिल्कुल अंतर आ गया। तो ये देखिए अब जब मध्य प्रदेश में होगा करार, तो अभी क्यों अमूल ज्यादा रेट देता है तो सांची को कम मिलता है, श्रीधी को भी ज्यादा रेट देता है, 5 से 7 रुपए प्रति लीटर का अंतर आ रहा है 5 तक का, तो किसान उसको देते हैं। जब बेहतर व्यवस्था होगी, किसानों के लिए लाभ होगा, तो निश्चित तौर से जब उत्पादन बढ़ जाएगा, 5 साल के लिए दिया है ना, वापस राज्य ले लेगा, तो ये किसानों के हित में भी है, इसके प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। और ये सिर्फ भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार से करार चल रहा है, पंजाब से, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कर रही, कर्नाटक का मैंने जिक्र किया कुछ। तो जो गुलशन बामरा का आपने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कुछ राज्यों ने घाटे वाली कंपनियों को पहले किया है, तो वो भी मध्य प्रदेश पहल कर सकता था। लेकिन एक मुश्त करार होने से निश्चित तौर पर इस पर बेहतर फायदा होगा किसानों के लिए, तो उस दिशा में सरकार बढ़ती नजर आ रही है और एक सराहनीय कदम है। इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, कोई अमूल को नहीं जा रहा है, केंद्र के हाथ में जा रहा है। चलिए अब हम एक अच्छी सुखद खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो जाते जाते आपको प्रदेश के 2 ऐसे मंत्रियों के बारे में बताते हैं जो जनहित में अपने पद को सार्थक कर रहे हैं। आज हम जिन 2 मंत्रियों की चर्चा कर रहे हैं, संयोग से उन दोनों का नाता संस्कारधानी जबलपुर से। पहले बात सांसद से मंत्री बने प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की। वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राकेश सिंह ने अपने विभाग में अधिकारियों की असहमति के बावजूद लोकपथ ऐप बनवाया, जिसमें लोग सड़क संबंधी शिकायतें कर सकते हैं। 13 सितंबर तक इसमें 1881 शिकायतें आईं और 13 सितंबर की स्थिति में ही 1733 शिकायतों का निराकरण हो चुका था। 7 दिन से ज़्यादा अवधि की लंबित शिकायत केवल 1 पाई गई है इस ऐप के जरिए, जितनी भी शिकायतें आई हैं। तो बारिश में प्रदेश से खराब सड़कों को लेकर जो ये हालांकि कम दिखाई देता है कि जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं, लेकिन ऐसी ही बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि सड़कों के सुधार के बारे में एक पहल तो हुई जहां पर आम आदमी सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है और समाधान भी पा सकता है। अब आपको बताएं, एक वीडियो भी वायरल हुआ था
पीडब्ल्यू मंत्री ने उस वीडियो को देखा और बैरसिया का मामला था भोपाल के पास का, और तत्काल अगले दिन वहाँ की सड़क की मरम्मत करा दी गई। तो एक निश्चित तौर पर ये कहें सुशासन की दिशा में पीडब्ल्यूडी में एक नई पहल ये शुरू की गई। अब केंद्रीय मंत्री से प्रदेश सरकार में मंत्री बने दूसरे नेता की बात करते हैं जो आज भी अपने मूल्यों के बीच में राजनीति को हावी नहीं होने देते। हम बात कर रहे हैं सरल सहज कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की। प्रहलाद पटेल अभी हाल ही में विदिशा में थे। यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक किस्सा सुनाया और वो वजह बताई जिस वजह से वो विदिशा कम आया करते थे। विदिशा में राजनीतिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी नहीं किया करते थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विदिशा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है इसलिए प्रहलाद पटेल यहाँ कम आते थे, यहाँ से राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते थे, तो ऐसा नहीं है। दरअसल विदिशा मंत्री प्रहलाद पटेल की ससुराल है और यही वजह है कि वो यहाँ से अपनी राजनीति समेट चुके थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की राजनीति में अब सक्रिय हो गए हैं, इसलिए उन्हें विदिशा आना जाना पड़ सकता है। तो विदिशा को लेकर जो उन्हें अपने ऊपर जो सेल्फ बैरियर लगाया था, अब वो उस बैरियर को वो हटा रहे हैं। मैं काफी वर्षों से 91 में तो शिवराज जी के चुनाव के प्रचार के लिए आया था। उसके पहले युवा मोर्चे के काम में मैं 86 से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो संगठन का काम करने आए। मेरा विवाह होने के बाद मैंने यहाँ से राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त कर दी। मैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में एक बार मुझे पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाकर पहुंचाया था, तब मैं विदिशा आया था, अन्यथा मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आया। लेकिन अब राज्य की राजनीति में वापस आया हूँ तो फिर अब ये प्रतिबंध स्वतः समाप्त हो गया है। इसलिए मैंने साहब वकील साहब आपको अनुमति दी है कि मैं। तो सुनिए साहब, मैं आज हमने आपसे 3 विषयों पर चर्चा की। पहला विषय तो जिलों के पुनर्गठन का था, जिसकी ज़रूरत भी थी और राजनीतिक मजबूरी भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से इसको जो है काफ़ी बेहतर फैसला माना जा रहा है। दूसरा, सांची ब्रांड को लेकर जो भ्रम का वातावरण एक निर्मित हो रहा है, उसमें जो सच्चाई है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। और तीसरी खबर थी जो मध्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में जो ऊपर बैठे हैं, जो वल्लभ भवन से बैठकर सरकार चलाते हैं, यदि वो मंत्री कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पहल कर रहे हैं, अपने लिए कुछ प्रतिबंध बना रहे हैं, तो वो हमने आपको बताने की कोशिश की। सुनिए साहब, में अगले हफ्ते हम फिर कुछ ऐसे ही विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अब देखते रहिए अनादि टीवी।